Okay, people will go through certain बैटरीज, थोड़ा बहुत थियोरेटिकल पोर्शन है ये, ठीक है। तो आपके अलग अलग बैटरीज होते हैं, उनका क्या क्या स्कोप है या क्या क्या फीचर्स हैं। सो बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर गैल्वेनिक सेल्स इन सीरीज। अ यूजफुल बैटरी शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइट एंड कॉम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वैसा बहुत भारी हो, ठीक है, कैरी करने में मुश्किल हो। इट्स वोल्टेज शुड नॉट वेरी अप्रिशिएबल ड्यूरिंग इट्स यूज। इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज। तो ये लॉन्ग लास्टिंग होने चाहिए इवन व्हेन इट इज़ नॉट इन यूज, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, कुछ कुछ बैटरीज को वैसा अगर हमने थोड़े टाइम के लिए यूज़ नहीं किया तो वो बेकार हो जाते हैं, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दिस, ठीक है। इट शुड बी लॉन्ग लास्टिंग व्हेन नॉट इन यूज, ठीक है। बैटरीज में क्या क्या आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ बैटरीज। तो एक हो गया आपका प्राइमरी बैटरीज, एक हो गया आपका सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज में क्या क्या आ जाएगा भाई साहब, आफ्टर दे यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम डेड, ठीक है। आफ्टर देयर यूज over a period of time become dead and cell reaction is completed and this cannot be reused again। इसका हम फिर से reuse नहीं कर सकते, ठीक है। सेल रिएक्शन इनका कंप्लीट हो चुका है एंड दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन, फिर से हम इसका रीयूज नहीं कर सकते हैं। ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल, ठीक है। जैसे आप ये घड़ी की बैटरी अगर ख़राब हो जाती है तो उसको आप फेंक देते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस इज बेसिकली अ ड्राई सेल और अ लेक्लांचे सेल। मर्क्यूरी सेल हो गया, ठीक है। ये सारे भाई साहब आपके क्या हो गए, प्राइमरी बैटरीज हो गए। अच्छा, ठीक है। सो ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल एंड मर्क्यूरी सेल, प्राइमरी बैटरीज आफ्टर देयर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम डेड एंड द सेल रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जो आपने घड़ी से बैटरी निकाली, घड़ी नहीं चल रही है तो बैटरी निकाली, फिर से आप उसको यूज़ कर सकते हैं नहीं, तो उसको आपको फेंकना पड़ेगा, ठीक है। सो प्राइमरी बैटरीज आफ्टर देयर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकम डेड एंड द सेल रिएक्शन इज कंप्लीटेड एंड दिस कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। एग्जाम्पल ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल और मर्करी सेल, ठीक है। ड्राई सेल और लेक्लांचे सेल कंपोनेंट्स, पहला क्या हो गया भाई साहब आपका एनोड। एनोड में क्या है आपका, जिंक कंटेनर। एनोड में क्या है भाई साहब आपका, जिंक कंटेनर। कैथोड, कैथोड में क्या है भाई साहब आपका, अ कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। दिस इज बेसिकली पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। अ कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। ये हो गया कैथोड। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज फिल्ड बाय अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका ड्राई सेल है, इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं हम, ठीक है। वी आर बेसिकली लुकिंग एट अ क्रॉस सेक्शन। तो ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, इसमें क्या क्या भरा हुआ है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड प्लस कार्बन ब्लैक प्लस अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, ठीक है। अंदर क्या भरा हुआ है भाई साहब आपका कार्बन रॉड, दैट इज द कैथोड। बाहर क्या है भाई साहब आपका जिंक, दैट इज द एनोड, ठीक है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, तो आपका एनोड हो गया, Zn क्या हो जाएगा भाई साहब, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है भाई साहब। एनोड में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और कैथोड में भाई साहब MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपने देखा भाई साहब यहाँ पे क्या क्या है, देखो इसको देखो, यहाँ पे आपका MnO2 प्लस कार्बन है प्लस NH4Cl। तो NH4Cl बेसिकली क्या प्रोड्यूस करेगा, NH4 प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कैथोड में क्या होगा भाई साहब, एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत किन किन को होगी भाई साहब, ठीक है। MnO2 NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा, MnO दैट इज OH एंड NH3, ये भाई साहब आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो Zn2 प्लस 4 NH3 इज इक्वल टू Zn NH3 4 2 प्लस, ये आपका रिएक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मतलब इस तरह के सेल का भाई साहब आपका EMF कितना जनरेट हो रहा है, 1.5 वोल्ट। यूजेस क्या क्या हैं आपके, इन ट्रांजिस्टर्स एंड क्लॉक्स। ट्रांजिस्टर तो पहले के ज़माने में होते थे, जो रेडियोस जिनको हम बोलते हैं, तो इनमें लगता है ये, और क्लॉक्स में लगता है, ठीक है। ये तो आपने देखा ही है कि भाई साहब क्लॉक्स में लगता है। मरकरी सेल, यहाँ पे भाई साहब गैसकेट होता है, सेपरेटर, कैथोड, सेल कैन, एनोड कैप, और ये हो गया भाई साहब एनोड। तो एनोड क्या होगा भाई साहब, जिंक मरकरी का आपका एनोड हो गया। कैथोड हो जाएगा अ मिक्सचर ऑफ मर्करिक ऑक्साइड एंड कार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है।
सो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस क्या होंगे भाई साहब, एनोड में क्या हो रहा है, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी प्लस 2OH माइनस, ये ZnO होगा प्लस H2O होगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड में भाई साहब क्या हो जाएगा, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, Hg प्लस 2OH माइनस। ओवरऑल रिएक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, Zn इन द प्रेजेंस ऑफ Hg प्लस HgO, ये क्या बनाएगा आपका ZnO प्लस Hg, ठीक है। तो इसका आपका EMF कितना हो गया, 1.35 वोल्ट्स, ठीक है। यूजेस आपके क्या क्या हो जाएंगे, इन हियरिंग एड्स, वॉचेस, कैमराज एक्सेट्रा, इससे में भाई साहब इस तरीके का इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है। इन अ ड्राई सेल कैथोड इज, फटाफट बताइए भाई साहब कौन सा हो जाएगा, ड्राई सेल कैथोड इज कार्बन, उसमें होगा, ठीक है। अ डीपोलराइजर यूज्ड इन लेक्लांचे सेल इज, डीपोलराइजर की जरूरत है क्योंकि बहुत सारे चार्जेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो इसीलिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विल बी अ डीपोलराइजर। इन लेक्लांचे सेल जिंक रॉड इज रिप्लेस्ड इन, इसमें भाई साहब क्या हो जाएगा 20% NH4Cl, ओके। सेकेंडरी बैटरीज के देखते हैं, हम यहाँ पे प्राइमरी बैटरीज में क्या क्या देखा हमने भाई साहब, लेक्लांचे सेल देखा, ठीक है। अभी सेकेंडरी बैटरीज, सेकेंडरी सेल आफ्टर इज यूज कैन बी रिचार्ज, तो आज की तारीख में हम ज़्यादा करके सेकेंडरी सेल मोड में जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी सेल मोड का एक डिसएडवांटेज क्या है कि जो बैटरीज आप फेंक देते हैं ये भाई साहब पॉइजनस होते हैं, ठीक है, एंड दे क्रिएट अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एज वेल। सो वी आर नाउ गोइंग टू मोर एंड मोर ऑफ यूजेज ऑफ सेकेंडरी सेल्स, ठीक है। सेकेंडरी सेल के यूज में जा रहे हैं हम। अ सेकेंडरी सेल आफ्टर इज यूज कैन बी रिचार्ज एंड कैन बी यूज्ड अगेन। अ गुड सेकेंडरी सेल अंडरगोज अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल्स, ठीक है। एक अच्छा सेकेंडरी सेल, उसमें क्या होगा भाई साहब, बहुत सारे चार्जिंग एंड रिचार्जिंग साइकिल्स होंगे, ठीक है। मतलब बहुत बार आप उसको फ्रीक्वेंटली चार्ज और रिचार्ज कर सकते हैं। वो डिस्चार्ज होगा फिर से आप उसको चार्ज करेंगे, वो डिस्चार्ज होगा फिर से आप उसको चार्ज करेंगे। सब लोग देखो उसको, सब लोग देखो, घूम घूम के देखो, आ रहा, ओह देखो देखो बारिश में भीगता हुआ आ रहा है। आइए आइए सर आइए, बहुत जल्दी आ गए आप, इतनी जल्दी आ जाते हैं आप। ओके, सेकेंडरी लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी मतलब अब यहाँ पे हम किस टाइप के सेल्स की बात कर रहे हैं जिसको आप फ्रीक्वेंटली डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज कर सकते हो, डिस्चार्ज हो आप फिर से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग फ्रीक्वेंटली हो सकती है भाई साहब। ये आपकी लेड स्टोरेज बैटरी हो गई, ठीक है। एनोड हो गया यहाँ पे, ये हो गया कैथोड, ये हो गया नेगेटिव प्लेट्स, लेड ग्रिड्स फिल्ड विथ स्पॉन्जी लेड, इसमें भाई साहब स्पॉन्जी लेड है। ये पॉजिटिव प्लेट्स, लेड ग्रिड्स फिल्ड विथ लेड डाइऑक्साइड। लेड के दो टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं, एक लेड मोनोऑक्साइड और दूसरा है आपका लेड डाइऑक्साइड, ठीक है। 38% सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन, इसमें मतलब देखिए इस पूरे पोर्शन में आपको याद करने का पोर्शन है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपका कोई फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पहलू नहीं है जिसमें आपके कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे आप कोलरॉशस लॉ लगा रहे हैं या बेसिकली भाई साहब मोलारिटी के कुछ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वगैरह लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, ओके। और ना ही कैथोड एनोड रिएक्शंस की बैलेंसिंग है। कैथोड एनोड रिएक्शंस की जैसी बैलेंसिंग होती है, फिर आप कोलरॉशस लॉ लगाते हैं, ये आपका प्रॉपर प्योर फिजिकल केमिस्ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब चीज़ों को सिर्फ जानना है क्योंकि ये सारे अलग अलग सेल्स हैं। लेड स्टोरेज बैटरी, यहाँ पे एनोड क्या हो जाएगा भाई साहब, ग्रुप ऑफ लेड प्लेट्स बियरिंग कंप्रेस्ड स्पॉन्जी लेड, ठीक है। कैथोड किससे बना होता है भाई साहब, तो बेसिकली आपका लेड एलिमेंट कौन सा यूज हुआ है इन एनोड, इट इज लेड। अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड डाइऑक्साइड Pb प्लस PbO2, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ज़्यादा करके आपके बैटरीज में सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। और इसीलिए आज की तारीख में हम प्राइमरी बैटरीज से मूव आउट हो रहे हैं। ज़्यादा करके आपके गैजेट्स इस तरह से डिज़ाइन हो रहे हैं कि उनमें प्राइमरी सेल्स का यूज़ कम हो, सेकेंडरी सेल्स का यूज़ ज़्यादा हो, क्योंकि प्राइमरी सेल के यूज़ के बाद आपको उसको थ्रो करना पड़ेगा एंड व्हेन यू थ्रो इट आउट इन द एनवायरनमेंट यू विल क्रिएट पोल्यूशन, ठीक है। उसमें से भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह निकलेगा और पोल्यूशन क्रिएट करेगा, ठीक है, क्लियर है। सो ये देखो हर बैटरी में आपको सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगी। ये आपका इन्वर्टर बैटरी है, ऊपर उसमें भी भाई साहब सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो थोड़ा केयरफुल लेना पड़ता है, जैसे आप कार की बैटरीज में भी सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट इट, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स भाई साहब 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। व्हेन द सेल डिस्चार्जेस ड्यूरिंग इट्स यूज इट फंक्शंस एज वोल्टाइक सेल। डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, यहाँ पे डिस्चार्ज मतलब क्या होता है, हाँ
मतलब यूज़ नहीं हो रहा है, यूज़ हो रहा है, समझ रहे हैं। डिस्चार्ज मतलब आप जैसे नॉर्मल इसमें क्या बोलते हैं, आपका फ़ोन जो है तो डिस्चार्ज हो गया है, अभी इसको चार्ज करना पड़ेगा, इसका मतलब बैटरी अभी फंक्शन नहीं कर रही है, आपको इसको चार्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, डिस्चार्ज होना मतलब सेल का यूज़ होना होता है, ठीक है। व्हेन द सेल इज़ ऑन अ डिस्चार्जिंग मोड इट इज़ गेटिंग यूज्ड, उसके आउटपुट को आप यूज़ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ये। हाँ, अगर हम कॉमन टर्म्स में देखें, ये साइंटिफिक टर्म है, ये आपका केमिस्ट्री बोल रहा है कि भाई साहब डिस्चार्ज मोड मतलब क्या हो जाए, सेल इज गेटिंग यूज्ड। हाँ, अगर आप प्योर मतलब ऐसे कॉमन चलती भाषा में बोले तो डिस्चार्ज मतलब भाई साहब अभी इसका चार्ज चला गया है, इसको मुझे चार्ज करना पड़ेगा। सो व्हेन द सेल डिस्चार्जेस दैट इज ड्यूरिंग इट्स यूज इट फंक्शंस एज वोल्टाइक सेल। वोल्टाइक सेल मतलब जो वोल्टेज जनरेट कर रहा हो, ठीक है। वोल्टाइक सेल क्या करता है भाई साहब, वोल्टेज जनरेट करता है, और वोल्टेज जनरेशन की वजह से पूरे सर्किट में एक करंट फ्लो करती है, ठीक है। एनोड में क्या आ जाएगा भाई साहब, लेड प्लस सल्फेट आयन, तो ये क्या बनाएगा, PbSO4। तो लेड कहाँ से आ रहा है, देखो लेड उसमें था, देखो स्पॉन्जी लेड, और ये भाई साहब सल्फेट आयन आ रहा है कहाँ से, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये सल्फेट आयन है, तो लेड प्लस सल्फेट आयन बना देगा लेड सल्फेट, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। तो एनोड में हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हुए मिलेंगे, ठीक है, यू विल ऑलवेज फाइंड इलेक्ट्रॉन गेटिंग रिलीज। कैथोड में क्या हो जाएगा भाई साहब, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये बनाएगा PbSO4 प्लस 2H। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐड होंगे और ये बनेगा PbSO4 प्लस 2H2O। दोनों में ही आपके प्रोडक्ट्स PbSO4 ही रहेंगे, दैट इज लेड सल्फेट, ठीक है। हेंस ओवरऑल रिएक्शन भाई साहब ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन भाई साहब इधर कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी सब आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। PbSO4 प्लस PbSO4 लेड सल्फेट ट्वाइस PbSO4 प्लस 2H2O, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड हो रही हैं, देखो Pb in the solid state plus PbO2 that is lead dioxide in the solid state plus H2SO4 in the aqueous state, all these are getting added. Clear people? Okay. On charging the discharge battery, the above reaction is reversed, that is lead sulfate on anode and cathode is converted to lead and lead dioxide respectively, ठीक है। सो जैसे ही आप चार्ज कर रहे हो किसको, डिस्चार्ज बैटरी को, द अबव रिएक्शन दैट इज PbSO4 का रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ऑन एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड टू Pb एंड PbO2 रिस्पेक्टिवली। तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई साहब, लेड एंड लेड डाइऑक्साइड में। इन चार्जिंग प्रोसेस वाटर इज कंज्यूम, H2SO4 इज प्रोड्यूस्ड। तो चार्जिंग प्रोसेस में आपका वाटर कंज्यूम होता है और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होती है। लेड स्टोरेज सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज PbSO4, ये आपका भाई साहब H2SO4, PbO2 एंड Pb। क्लियर है, ये आपका लेड स्टोरेज सेल हो गया, लेड और लेड सल्फेट हो गया, ये हो गया H2SO4, PbO2 और ये हो गया आपका भाई साहब Pb। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स, आपका भाई साहब यहाँ पे जो बैटरी यूज़ हो रहा है या ऑटोमोबाइल्स में जो गाड़ियों में जो बैटरी यूज़ होता है, दैट इज़ बेसिकली अ लेड स्टोरेज सेल, ठीक है, दैट इज़ अ लेड स्टोरेज सेलवा। निकल कैडमियम सेल भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज बेसिकली द पॉजिटिव प्लेट, एक सेपरेटर रहेगा और ये पॉजिटिव प्लेट, ये सेपरेटर और ये नेगेटिव प्लेट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में रहेगा एक सेपरेटर, ठीक है, ओके। निकल कैडमियम सेल, दिस सेल हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल। एनोड यहाँ पे कौन है, एलिमेंट कैडमियम, और यहाँ पे कैथोड कौन है, हाइड्रेटेड निकल ऑक्साइड ऑन निकल, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है भाई साहब, एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे क्या देखेगा आपको, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर। कैलकुलेटर्स, पावर, पोर्टेबल पावर टूल्स वगैरह, ठीक है। कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल पावर टूल्स मतलब जैसे कटिंग मशीन्स होती हैं, देखो कटिंग मशीन्स देखा है, मतलब जिससे आप एल्यूमिनियम वगैरह कट करते हैं या मेटल्स को कट करते हैं, कभी कभी वो बैटरी फिटेड होती हैं। अब कहीं आप दूर दराज गांव में गए हैं भाई साहब काम करने के लिए, वहाँ पे कोई कनेक्शन आपको मिल ही नहीं रहा है, ऐसा कनेक्शन होना तो ज़रूरी है ना। सपोजली आप एक कहीं पे ग्राइंडिंग मतलब किसी मेटल को काट रहे हैं, अगर किसी मेटल को काट रहे हैं और वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आजू बाजू नहीं है, कितना लंबा तार लेकर जाओगे आप, तो इसमें आपके पोर्टेबल पावर टूल्स होते हैं। ये पोर्टेबल पावर टूल्स मतलब इसमें बैटरी फिट होती है ताकि उस बैटरी पे ये चल सके, इस बैटरी पे ये चल सके। जो ग्राइंडर्स होते हैं ना, जो आपके भाई साहब कटर्स होते हैं, उनमें ये फिट होता है, ये बैटरी फिट होता है, ठीक है। कभी कभी आप ऐसे जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। इन कैलकुलेटर्स, पोर्टेबल पावर टूल्स इट इज़ यूज, ओके।
Which of the following is secondary battery? Dry cell, Leclanche cell, mercury cell, lead storage battery. So it will be lead storage. Okay. The equivalent weight of H2SO4 in lead storage battery is, equivalent weight क्या हो जाएगा? लेड स्टोरेज बैटरी में इक्विवेलेंट वेट भाई साहब क्या हो जाएगा? अरे चचा, किसी भी एसिड में नॉर्मल आपका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, है ना भाई साहब? बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कुड बी लॉस्ट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स जो यूज हो जाएंगे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है भाई साहब? 2, ठीक है। सो कितना हो जाए? 98 कैसे हो रहा है भाई साहब ये? हाँ बराबर है, नहीं 98/2 आएगा ना ये 98/2 होगा ना, 49 होना चाहिए ना ये। H2 का भाई साहब कैलकुलेट कर लेते हैं ना। H2 कितना हो गया? 2 ये हो गया 32, 34 और भाई साहब 64, 34 + 64 98 होगा ना, 98। तो ये भाई साहब 2 होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। चलो फिर से जाके देखते हैं, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आपका लेड स्टोरेज बैटरी कुछ तो गड़बड़, ये है ना लेड स्टोरेज बैटरी बोला ना? ओके चलिए भाई साहब, इलेक्ट्रोलाइट 38% सोल्यूशन मैंने सेल चार्जेस 2 इलेक्ट्रॉन ही तो इन्वॉल्व हो रहा है भाई साहब यहाँ पे। एन फैक्टर तो तुम्हारा भाई साहब 2 ही रहा, फिर भी ऐसे वो 4H + 2 इलेक्ट्रॉन्स, सही तो है ये। PbSO4 2 ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना, तो एन फैक्टर तो भाई साहब यहाँ पे 2 ही रहेगा। तो इसका मतलब हैंस ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई साहब? 2H2SO4। ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। चलिए 2 moles ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। ओके 2 moles ऑफ H2SO4, 1 mole ऑफ H2SO4 इन्वॉल्व 1 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा जी, ओके। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर वेट अपॉन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व। ये तो गलत है भाई साहब, 2 होगा, एन फैक्टर तो 2 होगा मेरे हिसाब से। झोल है ये सब। तो ओके पीपल, वी विल कम टू नाउ फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या होते हैं? गैल्वेनिक सेल्स दैट आर बेसिकली डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मीथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। ठीक है, और बहुत सारे आज की तारीख में भाई साहब जितने भी विलेजेस हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, होता क्या है, विलेजेस में बहुत बड़ी मात्रा में हम मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। मीथेन बेसिकली गोबर गैस है, तो जो भी आपका एनिमल एक्सक्रीटा होता है, कैटल का काउडंग वगैरह वो, और जितना भी आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, वो सब आप एक भाई साहब टंकी में डाल देते हैं। ठीक है, गोबर गैस प्लांट में डाल देते हैं और उससे बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन जनरेट होता है। ठीक है, नाउ दिस मीथेन डेफिनेटली कैन बी यूज्ड एज ए कुकिंग गैस। कुकिंग गैस में तो ये आराम से यूज़ हो जाएगा, जैसे हम LPG को यूज़ करते हैं वैसे ही मीथेन गैस को भी हम एज ए कुकिंग गैस यूज़ कर सकते हैं। Galvanic cells that are designed to convert the energy of combustion of fuels like hydrogen, methane, methanol etc. are directly converted into electrical energy called fuel cells. उस दिन मैं शायद एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक भाई साहब एकदम अनपढ़ गंवार एक किसान है, मेरे पास अगर वीडियो मिलता है तो मैं आपको शेयर करूँगा। एंड उन्होंने भाई साहब एक पूरा गोबर गैस प्लांट को इस इफेक्टिवली मतलब मैन्युफैक्चर किया है, मतलब वो किसान है बेसिकली, और उसके साथ और 10-12 लोग काम करते हैं उस खेत में।
उन्होंने भाई साहब अपने पूरा सब कुछ गोबर गैस पे किया हुआ है। गोबर गैस से खाना बनता है, गोबर गैस से भाई साहब उनका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, और इलेक्ट्रिसिटी इस लेवल तक सप्लाई होती है कि जो मोटर चलता है जिससे इरिगेशन होता है, मोटर चलता है जो पानी जो फील्ड्स को जाती है, मतलब उसमें बहुत हाई कंजम्पशन लगता है, ठीक है, वहाँ पर डीजल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जनरली डीजल लेकर आकर इसको ऑपरेट करना पड़ता है, बट इट कैन ऑपरेट विदाउट इट। सो ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, मतलब पूरे गांव में शायद बिजली कभी जा रही है कभी आ रही है, लेकिन उनके घर में हमेशा बिजली है, ठीक है, एवरी टाइम इट्स इलेक्ट्रिसिटी इज ऑलवेज देयर। सो दैट्स हाउ इट इज़। बहुत इफेक्टिवली उन्होंने डिज़ाइन किया ये पूरा गोबर गैस प्लांट। इफ आई गेट द वीडियो आई विल शेयर विथ इट। ओके, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्शन ऑफ फ्यूल्स। तो आपका जब भी फ्यूल का कंबस्शन होता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। भाई साहब देखो, गाड़ियों में तेल है तो गाड़ी चलेगी, तेल है तो तेल बर्न होता है, इस तेल के बर्निंग से एनर्जी प्रोड्यूस होता है और इससे गाड़ी चलती है, ठीक है। हालांकि जितनी भी गाड़ियां हैं वो पूरे तेल, अच्छा ये जो तेल बर्न हो रहा है क्या मतलब समझ लो, अगर एक कोई भी आपका पेट्रोल या डीजल है वो पूरा बर्न आउट होकर पूरा आपको एनर्जी मिलेगा क्या? नहीं, आपकी आउटपुट लेवल बहुत कम है। हम ऐसा गाड़ी डिज़ाइन ही नहीं कर पाए हैं जिसकी एफिशिएंसी 40% ऑफ फ्यूल हो। 40% फ्यूल एफिशिएंसी मतलब बहुत ज़्यादा होगा। आपके अंदर जो फ्यूल बर्न हो रहा है विच इज़ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी एफिशिएंसी 40% के क्लोज है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। आज तक मैन मेड मशीन्स इस एफिशिएंसी को मैच नहीं कर पाई हैं। आपके अंदर जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है विच इज़ बेसिकली ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, आपने बचपन में पढ़ा है C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 + 6H2O + ATP। ATP मतलब आपका जो 38 ATP जनरेट होते हैं भाई साहब, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दीज आर बेसिकली एनर्जी करेंसीज दैट आर जनरेटेड इन योर बॉडी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो आपका बॉडी भी जो चल रहा है ये मतलब सबसे एफिशिएंट है। नेचर ने इसको इतना एफिशिएंट बनाया, 40% से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी है। लेकिन हम एज ह्यूमन बींग्स अभी तक हम ऐसा एक कार नहीं ला पाए हैं या ऐसा ऑटोमोबाइल नहीं डिज़ाइन कर पाए हैं जिसकी फ्यूल एफिशिएंसी इसके क्लोज भी आ सके, ठीक है। आप जितनी भी बड़ी बड़ी कारों की बातें कर लीजिए, लेकिन वी हैव नॉट मैच्ड दिस अमाउंट ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी येट, ठीक है। हम इस एफिशिएंसी तक नहीं पहुंच पाए कि जितना तेल उसमें भराया जाए उसका 40% एनर्जी में कन्वर्जन हो, ठीक है। खैर, यहाँ पे देखो मीथेन एक नेचुरल गैस है, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। तो हमारा हमेशा कन्वर्जन कैसे रहता है, एनर्जी को हम सस्ते चीज़ों से प्रोड्यूस करें, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो बहुत टॉप लेवल की चीज़ है, मतलब उसके लिए बहुत बड़े हाई मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम हमेशा सस्ते चीज़ों से अगर हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाएँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पे हम अपना पैसा सेव करेंगे। जनरली जितने भी आपके एनर्जी प्रोड्यूसिंग जो सोर्सेज हैं उनमें काफ़ी सारा मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। जैसे अगर आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की, तो इसमें करते क्या है आप, भाई साहब एक नदी जा रही थी, इसको आपने रुकवा लिया, डैम बनवा लिया। अभी क्या कर रहे हैं आप, इस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर इसको फेंक रहे हैं नीचे पानी, नीचे भाई साहब आपके मैग्नेटिक टर्बाइंस हैं, ये घूमेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अच्छी बात है, कोई आपका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। नेचुरल फ्लो वाटर था, इसमें आपने कोई एनर्जी अलग से नहीं डाली है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नदी थी ये बहुत से राज्यों से होकर गुजर रही थी और उस पानी पे बहुत सारे जंतु जानवर इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आश्रित थे। दे वर डिपेंडेंट ऑन दैट वाटर एंड नाउ दे विल हैव टू रीलोकेट और दे विल डाई, ठीक है। उनको भाई साहब रीलोकेट होना पड़ेगा, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं है। दूसरा भाई साहब क्या है कि आप बहुत बड़ा टैंक बनाइए और इस टैंक में वाटर भरिए और इस वाटर को भाई साहब हीट कीजिए, कोल से हीट कीजिए, स्टीम बनेगा। ये स्टीम अभी इन मैग्नेटिक टर्बाइंस को चलाएगा भाई साहब, ये एक तरीका है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि काफ़ी सारा कोयला आप जला डालेंगे, कोयले जलाएंगे फिर वो पानी गर्म होगा, और ये जो कोयला आप जला रहे हैं तो कोयला भाई साहब क्या है, एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अगर ये जलेगा तो ऑब्वियसली स्टीम बनेगा, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा भाई साहब, काफ़ी सारा पोल्यूशन भी क्रिएट होगा, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है। तो ये सारे आपके बेस्ट फॉर्मेट ऑफ एनर्जी अगर आप देखोगे तो आपका मैं बोलूँगा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत चीपली बनाया जा सकता है। जैसे अगर समझो भाई साहब, आपको मालूम है यूरेनियम एटम होता है, यूरेनियम एटम भाई साहब आपका ये 236 और ये हो गया 94, तो आपने इसको भाई साहब बॉम्बार्डिंग कर दी किससे, न्यूट्रॉन से।
न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करेंगे तो ये आपका फिजर होगा 140, पहले तो ये अनस्टेबल हो जाएगा 236 यूरेनियम और ये हो जाएगा 96, ये अनस्टेबल हो जाएगा तो दो में टूटेगा भाई साहब, एक हो गया बेरियम 141, शायद इसका है भाई साहब 42, आई डोंट नो, मतलब, और एक क्रिप्टन में टूटेगा ये, थोड़ा सा मैं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, 72 कुछ है बाकी का, और यहाँ पे 34, ऐसा, फिर ये आगे टूटेगा, फिर ये आगे टूटेगा, फिर ये आगे टूटेगा और फिर ये आगे टूटेगा, ऐसे टूटते टूटते भाई साहब आपके हर टूटने पे, हर फिजन पे आपका 200 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। ये सबसे सस्ता एनर्जी है, प्रॉब्लम इसके मिस हैंडलिंग की है। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमने मिस हैंडल कर दिया तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो ये आपका एक रिस्क फैक्टर है इसमें, ठीक है। सो डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ एनर्जी हैं, और अगर हम डिफरेंट फॉर्मेट्स को एनर्जी को कंसीडर करें, दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट, क्योंकि ये नेचुरल गैस है, बड़े आराम से प्रोड्यूस होता है, और इससे हम भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दीज आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। इसको करने के लिए हमको जिस सेल की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम बोलेंगे फ्यूल सेल्स। फ्यूल बेसिकली, फ्यूल इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके बिल्डिंग्स में जनरेटर है, जब लाइट जाती है तो लिफ्ट पे तो इंसान अटक नहीं सकता है, तो लिफ्ट का पावर बैकअप आपको जनरेटर से देना पड़ता है। सो व्हाट इज बेसिकली अ जनरेटर? जनरेटर में उस टाइम पे क्या चल रहा है? डीजल जल रहा है, और डीजल जलने से क्या प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, जो उस इमरजेंसी सर्विस को एक्टिव रखेगा, ठीक है, विच इज़ बेसिकली द लिफ्ट सर्विस, क्योंकि कोई अटक गया तो भाई साहब जान पे आ जाएगी, है ना। तो हर बिल्डिंग जिसमें लिफ्ट है उसको जनरेटर रखना ही पड़ेगा। ऐसा कोई भी बिल्डिंग रहेगा जिसमें लिफ्ट रहेगा उसको जनरेटर झक मार के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फ्यूल सेल है, इट इज़ बेसिकली अ फ्यूल सेल। इसमें फ्यूल भाई साहब बर्न होगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। सिंपल थिंग जो आप देख चुके हैं, ठीक है, ओके। डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, तो ये भाई साहब आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, दिस इज बेसिकली अ फ्यूल सेल। हाइड्रोजन गैस है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ऑक्सीजन गैस है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस इज बेसिकली ऑक्सीडेशन विच इज हैपनिंग, एंड दिस इज रिडक्शन विच इज हैपनिंग। O2 + 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या बनाएगा भाई साहब? 4OH माइनस, ऑक्सीडेशन हो रहा है 2H2 + 4OH माइनस, दैट इज 4H2O + 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, दिस सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। वहाँ पे भाई साहब इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोवाइड करने के लिए इस सेल का इस्तेमाल किया गया है। द सेल कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स सेपरेटेड बाय अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम इज इनकॉर्पोरेटेड। तो यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम और पैलेडियम को यूज़ किया जाता है इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, ठीक है। H2 and O2 gases are then fed into 2 different compartments. They diffuse slowly through the electrodes and react with electrolyte KOH in central compartments. Electrode reactions आपके क्या हो जाएंगे भाई साहब? 2H2 + 4OH, 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे भी आपका भाई साहब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, उसको हम एनोड रिएक्शंस बोलेंगे। और तो ये यहाँ पे आपका क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों आपके यूज हो रहे हैं, ठीक है। 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया आपका 4OH माइनस। तो ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे भाई साहब, तो दिस विल बी द ओवरऑल रिएक्शन। वाटर वेपर्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस आर कंडेंस्ड एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। तो इसमें जो वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहा है ये आपका बेसिकली वाटर वेपर है, और इसमें भाई साहब कंडेंस करके इसको ड्रिंकिंग वाटर एज अ सप्लाई इज प्रोवाइडेड टू एस्ट्रोनॉट्स। फ्यूल सेल्स आर पोल्यूशन फ्री। एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल, किसी भी सेल की एफिशिएंसी का यही फॉर्मूला है, ठीक है। यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट ऑफ कंबस्शन, ठीक है। हीट ऑफ कंबस्शन, हीट मतलब कितना एनर्जी, ये हीट ऑफ कंबस्शन को आप बोल सकते हैं। देखो किसी भी फ्यूल, किसी भी सेल का बेसिकली यूजफुल वर्क डन, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस्ड अपॉन इनपुट एनर्जी। हीट ऑफ कंबस्शन क्या है भाई साहब? आपकी इनपुट एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्यूल सेल है तो ऑब्वियसली आपका फ्यूल सेल हीट होगा और उस हीट से आपका वर्क डन होगा, ठीक है। सो यूजफुल वर्क डन अपॉन हीट ऑफ कंबस्शन इनटू 100। अभी गिब्स एनर्जी होती क्या है हम देख चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इट इज NFE0। E0 मतलब क्या होता है? देखा गिब्स एनर्जी मतलब आपने देखा ना भाई साहब, गिब्स एनर्जी, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच? -NFE0। ये E0 बेसिकली क्या हो जाएगा? E0 विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ
ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, एनोड भाई साहब, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं NFE, ये आपकी एंथैल्पी है बेसिकली, हीट ऑफ कंबस्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। Which of the following cells can convert chemical energy of H2 and O2 directly into electrical energy? Mercury, Daniell cell, lead storage cell, तो आपका भाई साहब हो जाएगा फ्यूल सेल, ठीक है। H2 and O2 फ्यूल सेल इज प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, ठीक है, ये आपका एक बेसिकली सेकेंडरी सेल है जिसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग अलाउड है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एफिशिएंसी ऑफ अ सेल इज गिवन बाय डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच की NF, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जी की NF ई अपॉन डेल्टा जी की NF ई अपॉन, तो ये आपका माइनस में रहेगा, खैर माइनस NF ई बाई डेल्टा एच। ये आपका क्या हो गया, इनपुट एनर्जी और थर्मल एनर्जी ऑफ कंबस्शन, एंड दिस इज द इंक्रीज इन गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी, सिस्टम का एनर्जी कितना बड़ा है, सिस्टम का एनर्जी बढ़ेगा भाई साहब, इसको हम बोलेंगे डेल्टा जी, दिस इज इंक्रीज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड दैट विल ऑलवेज बी NFE, ठीक है। N is what, N factor, F is what, Faraday constant which is 96500, and E is what, standard reduction potential. Standard reduction potential of a cell is reduction potential of the cathode minus reduction potential of the anode, ठीक है। corrosion का होता है मतलब जंग खा जाना भाई साहब, ठीक है। जिस चीज़ का इस्तेमाल नहीं होगा वो जंग खाएगा, इसका भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये भी जंग खाएगा, ठीक है। corrosion is defined as the deterioration of a substance because of its reaction with environment. Due to corrosion metals have a tendency to go back to their combined state. तो metals basically अपने tendency में जाते हैं to become their combined state. For example, we know that iron gets to form rust, सिल्वर का भाई साहब सिल्वर सल्फाइड हो जाता है, कॉपर का भाई साहब कॉपर कार्बोनेट हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोरोजन। सो जैसे अगर आप देखोगे Fe2O3 इंटू XH2O, दिस इज बेसिकली वॉट, रस्ट, ठीक है। तो आपका आयरन का रस्ट खाना ये हो जाता है। कॉपर क्या फॉर्म करेगा भाई साहब, कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करता है। तांबे के बर्तनों में जो आपको ग्रीनिश पैच दिखता है दैट इज बेसिकली कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। उसको आप थोड़ा सा घिसेंगे पिटेंगे तो वो फिर से चमकने लगेगा, फिर से कुछ दिनों बाद वैसा ही हो जाएगा। सिल्वर के ऑर्नामेंट्स में कभी कभी एक ब्लैकिश लेयर आ जाता है जो होता है सिल्वर सल्फाइड से। आपके एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन सल्फाइड होता है और हाइड्रोजन सल्फाइड के सल्फर कंपोनेंट से सिल्वर कंबाइन करके ब्लैक कंपाउंड बनाता है विच इज सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। सो ये सारे आपके डिफरेंट एलिमेंट्स, सिर्फ इकलौता एक एलिमेंट है जिसका कोरोजन हमारे लिए बेनिफिशियल है, बता सकते हैं क्या? सारे कोरोजन्स हमारे लिए डेंजरस हैं। लोहे का जंग खाना हमारे लिए डेंजरस है, कॉपर का भी इस तरह से जंग खाना हमारे लिए डेंजरस है क्योंकि कॉपर की लाइफ कम हो जाती है। और सिल्वर तो भाई साहब एक एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट है, वो अगर काला ही पड़ गया तो हम उसको खरीदते हैं चमकने के लिए, और वो अगर काला पड़ जाता तो हमारे किसी काम का नहीं। इकलौता एक एलिमेंट है जिसका रस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है। एनीवन? इकलौता एक एलिमेंट, क्या हो रहा है? इकलौता एक एलिमेंट जिसका रस्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, दैट्स एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बेसिकली एल्यूमिनियम है अगर, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड भाई साहब अलग से ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देता, ठीक है। समझो ये भाई साहब आपका एल्यूमिनियम पीस है, दिस इज बेसिक, क्या हो रहा है? हाँ, ऑयल पेपर, फॉयल पेपर, हाँ फॉयल पेपर इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, यस, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम है, समझ लीजिए ये एल्यूमिनियम है और ये जंग खाएगा, ठीक है। और ये जंग खाकर क्या बनाएगा? Al2O3। ये Al2O3 भाई साहब ये शील्ड बन जाएगा, ये अलग से ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा। तो जो आपका जंग है वही सील बन जाएगा, ठीक है। जैसे लोहे में क्या हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे नंबर 100 Fe है, ये भाई साहब जंग खा के क्या बना रहा है? Fe2O3, ठीक है, Fe2O3। लेकिन ये शील्ड नहीं बनेगा, अभी भी ऑक्सीजन भाई साहब अंदर जा सकता है और भी जंग खाता रहेगा, मतलब ये जंग खाने का जो एरिया है वो इंक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे। बट हेयर अ थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड दिस वेरी सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल प्रिवेंट मोर ऑफ ऑक्सीजन टू रीच एल्यूमिनियम डीपर। समझ में आ रहा है ये? और देखो एरोप्लेन भी तो इसी से बनते हैं, एरोप्लेन का जंग खाना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ओके, सो कोरोजन मतलब डेट्यूरेशन होगा किसी सब्सटेंस का, ठीक है, एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन में। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन ऑक्साइड बनता है भाई साहब, ठीक है, आयरन ऑक्साइड।
टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर सल्फाइड बनता है। हाइड्रोजन सल्फाइड जो बहुत ही कम मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में होता है, बहुत कम मात्रा में, सिल्वर इसके साथ कंबाइन करके क्या बना देगा भाई साहब, AgS। आयरन ऑक्साइड भाई साहब हमको मालूम है Fe2O3 इंटू XH2O, दिस विल बी बेसिकली आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका रस्ट हो गया। डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, जैसे हमने देखा भाई साहब कॉपर के बर्तन जो है तो कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं, ठीक है। आपका तांबे का कोई नल होगा तो उसमें आपको ग्रीन डिपॉजिट्स दिख जाएंगे। सो दीज आर ग्रीन डिपॉजिट्स, आप उसको थोड़ा सा मांजेंगे धोएंगे तो वो फिर से चमकेगा, तो ये कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। दिस बेसिकली कंबाइंस विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, मैकेनिज्म्स ऑफ आयरन करोजन, इट इज एन एसेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एन एनोड। अभी देखो, जो हमारे लिए एक कर्स है, जो हमारे लिए कोरोजन हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, उसी डिसएडवांटेज को हम कैसे सेल्स में यूज करते हैं। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक कोई ऑब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर स्पॉट पे मेड अप ऑफ आयरन, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो आपका कोरोजन बेसिकली है क्या, आयरन का कोरोजन क्या है, आयरन भाई साहब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, Fe2O3, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कंपाउंड, टू एन एलिमेंट। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन टेक्स प्लेस एंड दैट स्पॉट बिहेव्स एज एन एनोड। तो एनोड में भाई साहब हो क्या रहा है, आयरन था, आयरन भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे भाई साहब, ये भाई साहब देखो यहाँ पे आयरन था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके ये क्या बना रहा है, Fe2O3, है कि नहीं। Fe2O3 को हम क्या लिख सकते हैं, Fe2 प्लस 3O2 माइनस, ठीक है, 3O2 माइनस ऐसा लिख सकते हैं, Fe2 प्लस। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, Fe2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपका भाई साहब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका Fe2 प्लस से Fe, इसका कितना दिखा रहा है, -0.04 वोल्टेज, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका माइनस दिखा रहा है तो बताइए आयरन क्या होगा, रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा। रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव दिखा रहा है यहाँ पे। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Fe2 प्लस का Fe बनना ज्यादा फेवर होगा या Fe का Fe2 प्लस बनना ज्यादा फेवर होगा। भाई अगर मैं बोलूं रिडक्शन पोटेंशियल तो आपका भाई साहब समझो ना इस चीज को, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है, Fe2 प्लस से Fe बन रहा है, आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भाई साहब, 0। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा भाई प्रसाद, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, क्या क्या बोल रहा है, तेरा आजकल बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तो क्या -2 क्या बोल रहा था। ओके, तो ये हो गया Fe, ये हो गया भाई साहब Fe +2, ठीक है। ये हो गया आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये होगा 0.44, ये फेवर होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है भाई साहब, ये पॉजिटिव है आपका। मतलब व्हाट विल बी द टेंडेंसी ऑफ आयरन, द टेंडेंसी ऑफ आयरन विल बी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये हो गया। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एट एनोडिक स्पॉट move through the metal and go to another spot on the metal and reduce oxygen in the presence of H+. तो भाई साहब आपका H2 from H2CO3, ठीक है। The spot behaves as a cathode। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, समझ लो ये एक कोई मेटल है आयरन, और ये पूरा कवर्ड है, पेंटेड है, सिर्फ इस जगह को हमने अनपेंटेड छोड़ा है, ठीक है, इस जगह को हमने अनपेंटेड छोड़ा है। तो ऑब्वियसली इस जगह पे रस्ट होगा, इस जगह पे रस्ट डेवलप होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एट द, रस्ट डेवलप होना मतलब क्या हो गया, Fe2O3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, Fe2O3 भाई साहब इधर फॉर्म हो रहा है। सो इट इज फॉर्मिंग Fe2O3, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब अब क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा मतलब आपका क्या आयरन टेंडेंसी दिखाएगा ऑक्सीडेशन के लिए, यस ये दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या रिड्यूस होंगे भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिलीज्ड एट एनोडिक स्पॉट मूव थ्रू द मेटल, ये मूव होंगे थ्रू द मेटल एंड गो टू अनदर स्पॉट ऑन द मेटल, एक और स्पॉट में जाते हैं एंड रिड्यूस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो मतलब ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन भाई साहब होगा O2- प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, तो ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पॉट बिहेव्स एज अ कैथोड। जहाँ पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड स्पॉट बोलेंगे, ठीक है। सो कैथोड स्पॉट हो गया भाई साहब O2 + 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा आपका 2H2O। एक्चुअली बनना चाहिए सिर्फ O2, ठीक है,
यहाँ पे O2 माइनस होगा ना भाई साहब, ठीक है। तो आपका भाई साहब EH प्लस H2O ये आपका कितना दिखा रहा है 1.23, ठीक है 1.23। ओवरऑल रिएक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा 2Fe प्लस O2 प्लस 4H, तो दिस विल गिव यू 2Fe2 प्लस 2H2O। तो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया, स्टैंडर्ड जो सेल का EMF है दैट इज 1.67, ठीक है। द स्पॉट बिहेव्स एज द कैथोड। तो Fe2 आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फेरिक आयंस। तो हमने सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा पढ़ा था कि भाई साहब आपका आयरन जो है उसकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, वो भाई साहब दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एक डिस्प्लेइंग अ वैलेंसी ऑफ 2, दूसरा डिस्प्लेइंग अ वैलेंसी ऑफ 3, ठीक है। सो इट एग्जिस्ट इन बोथ। तो किसी भी आयरन के सैंपल में आपको दोनों भी मिल जाएंगे, यू विल गेट बोथ। ज़्यादा करके आपका 0.94 ऐसा होता है, ठीक है 0.94। तो आपका मतलब हर एक मोल में 0.94 आपका Fe2 प्लस होगा और बाकी का Fe3 प्लस होगा, ठीक है। दैट विल बी लाइक दैट Fe2O3 XH2O एंड फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयंस। तो देखो आयरन के दो कंपाउंड्स बनते हैं जब उसकी वेरिएबल वैलेंसी है Fe2O3 है, तो आपका देखो आयरन है जब उसका वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा वो FeO। जब उसकी वैलेंसी भाई साहब 3 है तो ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाएगा Fe2O3 बनाएगा। तो ये आपके वेरिएबल वैलेंसीज हैं, ठीक है, दीज आर वेरिएबल वैलेंसीज, ओके। तो अभी क्या बन गया भाई साहब हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड विद फर्दर प्रोडक्शन ऑफ H प्लस आयंस। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, तो आपका भाई साहब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन क्या होगा, कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल विद पेंट और बाय सम केमिकल्स। तो अगर आप पेंट से कवर कर देते हैं तो होता क्या है, पेंट एक सरफेस पे कवर हो गया, अभी ये ऑक्सीजन आयरन तक नहीं पहुंच पाएगा, दैट इज ऑल दैट पेंट डज, ठीक है। तो आपका पेंट कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल विद पेंट और बाय सम केमिकल्स लाइक बिस्फेनॉल, ठीक है, टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल्स लाइक टिन और जिंक दैट आर इनर्ट और रिएक्टिव टू सेव द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई साहब ये इनर्ट है, ज़्यादा करके टिन से कवर कर दिया आपने या आपने जिंक से कवर कर दिया, ये इनर्ट है and are reactive to save the object. To provide a sacrificial electrode of another metal like magnesium, zinc, etc. which corrodes itself but saves the object. तो भले ही इनका कोरोजन हो जाता है लेकिन ऑब्जेक्ट का कोरोजन नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड, मतलब इसकी आहुति दे देंगे हम क्योंकि ये सस्ते मेटल्स हैं और ये ज़्यादा काम के नहीं है, ठीक है, ओके। कोरोजन इज फिजिकल चेंज, न्यूट्रलाइजेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, थर्मोकेमिकल चेंज। हाँ जी फरमाइए। फिजिकल, सिर्फ फिजिकल चेंज होगा, फिजिकल चेंज ही होगा क्या, वाटर का आइस बनना फिजिकल चेंज है, ठीक है, वाटर का वाटर वेपर बनना वो एक फिजिकल चेंज है। आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या आयरन से जो रस्ट बना है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं बैक टू आयरन, नो यू कैन नॉट, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज नहीं हो सकता, फिजिकल चेंजेस आर जनरली रिवर्सिबल, पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है क्या, यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा है क्या, एसिड प्लस बेस आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे कौन एसिड और कौन बेस। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इज दिस अ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ केमिकल रिएक्शन, और प्लस क्या इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो रहा है, अभी पढ़ा हमने भाई साहब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो रहा है, ठीक है। थर्मोकेमिकल चेंज मतलब जिसमें हीट का एवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये आपका थर्मोकेमिकल चेंज कैसा है, इसमें कोई आप आयरन को हीट कर रहे हैं तब जाके वो रस्ट फॉर्म हो रहा है क्या, ऐसा तो नहीं हो रहा ना भाई साहब, आयरन को आपने एक्सपोज रखा है एटमॉस्फेयर में, अपने आप रस्ट खा रहा है, ठीक है। तो इट विल बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज क्योंकि इसमें केमिकल चेंज तो इन्वॉल्व है प्लस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी हो रहा है, ठीक है। थर्मोकेमिकल चेंज ये नहीं हो सकता, ओके। मेटल विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट्स सरफेस एक्ट्स एज अ एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और इंसुलेटर। मेटल विथ अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ध्यान दो भाई साहब, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन विल गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स, उसकी टेंडेंसी क्या होगी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी टेंडेंसी गेन इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसकी क्या होती है रिडक्शन, और अगर रिडक्शन होता है तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी भाई साहब कैथोड, खत्म, ठीक है, समझ में आ रहा है ये। तो जिस मेटल में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है सरफेस पे उसकी जनरली कैथोड प्रॉपर्टी होगी। जिंक कोरोड्स इन,
जिंक का कोरोजन किस में होगा? अल्कलाइन सोल्यूशन में, 2 मोलर अल्कलाइन सोल्यूशन, 2 मोलर एसिड सोल्यूशन, 2 मोलर न्यूट्रल सॉल्ट सोल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव ना। देखो देखो, जिंक है भाई साहब, मेटल है, मेटल किस में कोरोड होगा? मेटल विल ऑलवेज कोरोड। आपने ये पढ़ा था ना बचपन में, क्या 9th 10th में आपने पढ़ा था कि आप किसी पिकल को, पिकल मतलब आपका अचार, इसको मेटल की शीशी में नहीं, मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते, ठीक है? मेटल के कंटेनर में आप इसको नहीं रख सकते क्योंकि हर पिकल में थोड़ा बहुत एसिड कंटेंट होगा और ये एसिड बेसिकली मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। सो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, मेटल्स विल कोरोड एसिड्स, ठीक है? मेटल्स एसिड्स को कोरोड करेंगे। चलो भाई साहब नोटबुक्स निकालो जरा अपना, सब बहुत आलसी हो गए यहाँ पे, चलो फटाफट। Okay, solid sodium chloride is a bad conductor of electricity. Solid sodium chloride is covalent. In solid state, there are no ions. In solid NaCl, there is no migration of ions. ठीक है? और क्या है भाई साहब आपका? In solid sodium chloride, there are no electrons. क्या हो रहा है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने देखा है भाई साहब सोडियम क्लोराइड आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब बनता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब बनता है? जब आप इसको एक्वस सोल्यूशन में लेते हो या इसको फ्यूज्ड स्टेट में लेते हो। यू टेक इट इन अ फ्यूज्ड स्टेट और इन एक्वस सोल्यूशन, ओनली देन इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड NaCl इज कोवैलेंट, क्या ये करेक्ट है? क्या ये कोवैलेंट बॉन्ड से बना है कि आयनिक बॉन्ड से बना है? आयनिक बॉन्ड से बना है। इन सॉलिड स्टेट देयर आर नो आयंस, क्या ये सही है? यही तो सही है ना भाई साहब, आयंस नहीं है ना, आयंस फ्लो कहां से होंगे? आयंस है ही नहीं। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो माइग्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है? तो आयंस, तो ये एक तरफा सही है और प्लस आयंस का माइग्रेशन भी नहीं है, मतलब आयंस मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है? देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं हो रहा है। आपने जैसे ही इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो वाटर की डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से आपका सोडियम और क्लोरीन आयंस का माइग्रेशन हो जाएगा। They will get separated, and the moment they get separated, electricity will start conducting. Choose the correct statement regarding electrolytic cell. It is a device in which chemical energy is converted into electrical energy. In this cell, anode is shown by negative sign. In this cell, oxidation reaction takes place at the anode. In this cell, electrons flow from cathode to anode. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है भाई साहब, क्या होगा? व्हाट इज बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड। भाई साहब एनोड में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होगा और आपका अगर यहां पर दिया जाता है रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड तो भी करेक्ट होता, ठीक है? If a metal ion is less easily reduced than a hydrogen ion, the electrolysis of an aqueous solution of its salt. देखो यहाँ पे मेटल आयन है, मेटल आयन है लेस इजीली रिड्यूस्ड देन हाइड्रोजन आयन। तो मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है लेस इजीली रिड्यूस्ड, ठीक है? और यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है? लेस इजीली रिड्यूस्ड देन हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? किसका रिडक्शन होगा? मेटल का कि हाइड्रोजन का? अगर दोनों को आपने रखा, देखो यहां पे क्या बोला जा रहा है? अ मेटल आयन इज लेस इजीली रिड्यूस्ड। एक मेटल आयन का लेस इजीली रिडक्शन हो रहा है, तो ज्यादा इजीली रिडक्शन किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का, ठीक है?
हाइड्रोजन का भाई साहब ज्यादा इजीली रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे होगा भाई साहब रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स एक्वस सॉल्ट, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, तो अगर भाई साहब हाइड्रोजन का होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस एट द एनोड, लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। देखो यहां पे किसका रिडक्शन होगा बताइए, ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका है कि नहीं, जिसका मतलब लेस इजीली रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन का ज्यादा इजीली रिडक्शन हो रहा है। अगर ज्यादा रिडक्शन हाइड्रोजन का हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल कौन हो जाएगा, मतलब किसका, रिडक्शन हाइड्रोजन का होगा। रिडक्शन अगर हाइड्रोजन का होगा तो ये हो गया कैथोड, ऑब्वियसली ये हो गया भाई साहब एनोड। तो हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन कहां पे होगी, where will it be liberated, liberated at the cathode, produces the metal at either electrode, produces oxygen at the electrode। तो यहाँ पे भाई साहब बट ऑब्वियसली बात है कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, क्लियर है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आपका कैथोड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन विल बिकम द कैथोड। ठीक है, when an aqueous solution of copper sulfate is electrolyzed using copper electrodes, the reaction at the anode is represented by, भाई साहब कॉपर सल्फेट है, फटाफट बताइए इसको, जरा जल्दी कीजिए फटाक से, क्विक क्विक क्विक। अरे कॉपर सल्फेट है भाई साहब, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, तो आपके सल्फेट आयंस हो गए और कॉपर, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो आपके भाई साहब यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड्स हैं। द रिएक्शन एट द एनोड, एनोड में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, एनोड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो कौन सा होगा भाई साहब बताइए, SO4 का SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, या Cu का Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, Cu का Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो आपके भाई साहब कॉपर इलेक्ट्रोड्स डिप्ट हैं किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट भाई साहब क्या बनाएगा, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, कॉपर अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा, कॉपर विल बिहेव एज द एनोड, और कॉपर अगर एनोड की तरह बिहेव करेगा तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, क्लियर है? एंड देखो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है ना भाई साहब। SO4 2 माइनस ऑलरेडी है और वो और 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां तो भाई साहब क्या हो जाना चाहिए, 4 है ना भाई साहब। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन्स दे, ये तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा ना। देखो SO4 2 माइनस ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके बन सकता है SO4 न्यूट्रल, समझ में आ रहा है ये, तो ये तो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा ना। Cu आपका Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस वुड टेक प्लेस एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अरे ओके, सोडियम क्लोराइड है भाई साहब, यहाँ पे 2H2O का 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया 2OH माइनस प्लस H2। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड्स एक्ट एज एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड बिटवीन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स, फ्यूज्ड सिल्वर नाइट्रेट बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, हमको ही नहीं मालूम भाई साहब क्या है, एक्वस AgNO3 सॉल्यूशन बिटवीन Ag इलेक्ट्रोड्स। अच्छा भाई साहब, चलिए भाई साहब बताइए इसका, ये इजी है। एक्वस सॉल्यूशन है किसका, CuSO4 का, दैट इज कॉपर सल्फेट का, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, द रिएक्शन दैट अकर्स एट द एनोड, क्या हो जाएगा भाई साहब फटाफट बताइए, एनोड में कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, आपका कॉपर जो है, इज इट कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है भाई साहब। ठीक है, हाइड्रोजन से कम है। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, कॉपर को आपने कॉपर इलेक्ट्रोड्स में डाला था। इसके पहले वाले क्वेश्चन को गौर करो, यहाँ पे CuSO4 था और जो इलेक्ट्रोड्स आपने यूज किए थे वो कॉपर के थे। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब CuSO4 का आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, बट जो इलेक्ट्रोड्स आप यूज कर रहे हैं वो प्लैटिनम के हैं, वो प्लैटिनम के हैं। ठीक है, इसीलिए देखो कॉपर का, अगर हम कॉपर और हाइड्रोजन को सामने रखेंगे तो रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है। इसीलिए तो बोलते हैं ना भाई साहब, कॉपर इज लेसर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन।
ठीक है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है, मतलब क्या हो जाएगा, कॉपर का होगा भाई साहब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और इसका होगा भाई साहब रिडक्शन, ठीक है। तो 4OH, अभी देखो H2O है, H2O है, तो इसका भाई साहब OH इधर से आएगा प्लस इज इक्वल टू H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसका भाई साहब हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स, क्या हो जाएगा भाई साहब, पोटेशियम नाइट्रेट है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं, K at the cathode, NO2 at the anode, easy है भाई साहब, H2 at the cathode, O2 at the anode, H2 at the cathode and NO2 at the anode, K at the cathode and O2 at the anode, H2 at the cathode and O2 at the anode. पोटेशियम नाइट्रेट, आप तेरे को ना उठा के ऐसे फेंक दूंगा मैं। पोटेशियम नाइट्रेट भाई साहब याद करो, आपका पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या, ये इनको किस में यूज किया जाता है, सॉल्ट ब्रिज में यूज किया जाता है। व्हाट इज बेसिकली सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज में भाई साहब मूवमेंट ऑफ आयंस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रोलिसिस में ही नहीं यूज कर रहे हैं। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, मतलब यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा भाई साहब, वाटर का होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगा, ठीक है। इट विल नॉट गेट इलेक्ट्रोलाइज्ड। चलो भाई साहब इजी इजी एकदम इजी। द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, the electric charge for electrode deposition of 1 gram equivalent weight of a substance। अरे भाई साहब डिपोजिशन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया भाई साहब, अरे कितना मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड, इसका फॉर्मूला क्या था, इक्विवेलेंट वेट IT अपॉन 96500 फैराडे कांस्टेंट, ये था भाई साहब, ठीक है। किसी इलेक्ट्रोड पे कितना सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, इसका फॉर्मूला है E, दैट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू इट, दैट इज I इंटू T अपॉन 9650। अभी देखो यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, मतलब ये, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं E इंटू Q अपॉन 96500, ये हो गया M। द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक चार्ज पूछा है, तो दिस विल बी हाउ मच, M इंटू 96500 अपॉन E, है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब ये कितना हो जाएगा, 1 है कि नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज, कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट मतलब ये हो जाएगा M अपॉन E, 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट, तो कितना हो जाएगा ये 96500 कूलम्स पर सेकंड। लेकिन कूलम्स पर सेकंड क्यों होगा भाई साहब, व्हेन वेट ऑफ अ सब्सटेंस, कूलम्स पर सेकंड, हाँ ठीक है, तो ये कूलम्स हुआ ना, ये सेकंड में नहीं होगा, तो आपका कूलम कितना आया देखो 96500 आएगा। 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट मतलब यही हो गया ना, M अपॉन E, आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी आ गई 96500। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि हम इस पे टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, कूलम्स पर सेकंड नहीं आ सकता, कूलम्स है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इस चीज को घुमा के पूछा है, तो आपका 96500 कूलम्स आएगा, चार्ज की वैल्यू निकाल रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को घुमा के, मतलब देखो कूलम्स पर सेकंड पे अगर आपने टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कूलम्स पर सेकंड मतलब क्या हो जाएगा, आप करंट को निकाल रहे हैं ना, कूलम्स पर सेकंड रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम चार्ज की बात कर रहे हैं, हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, तो कूलम्स पर सेकंड विल बी एन इनकरेक्ट आंसर। 96500 कूलम्स इज अ करेक्ट आंसर। हाउएवर लुक एट दिस ऑप्शन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 इंटू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 कूलम, ये होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, और इसी की वैल्यू कितनी होती है 96500। तो इसको घुमाकर लिखा हुआ है देखो,
चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कुछ नहीं कर रहा है ना, तो अच्छी बात है ना, इधर बैठ। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आर वी क्लियर दिस वन पीपल? हाँ, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है? आर वी क्लियर दिस वन पीपल? तू इधर बैठ मितेश। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है? On passing 3 farad electricity through 3 cells containing fused sodium carbonate, fused copper carbonate and fused aluminum nitrate, the number of moles of the metals deposited are in the ratio। चलिए फटाफट करना है इसको, फटाफट करना है भाई साहब। इजी है, इजी है, चलिए 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 फटाफट फटाफट भाई साहब। अच्छा जीवन भाई साहब, देखो हम अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड कैलकुलेट करते हैं तो वो कितना होता है? EIT अपॉन 96500, ठीक है। तो अगर समझ लो, अगर हमने सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास की है फॉर सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, तो हमने देखा भाई साहब, समझ लो M1 इज इक्वल टू E1IT अपॉन 96500, ठीक है। इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस M1 डिपॉजिटेड। इसी तरह से M2 कितना हो जाएगा भाई साहब? E2IT अपॉन 96500, ठीक है भाई साहब। इस तरह से तीसरा मेटल भी है। तो अगर हम ऐसा करते रहे, देखो M1 इज टू M2 इज टू M3, ये भाई साहब कितना हो जाएगा बोलो? ये सारा IT और 96500 ये कैंसिल हम होता जाएगा। This will keep on cancelling. So what we will have is E1 is to E2 is to E3. तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे यही पूछा है, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मेटल्स डिपॉजिटेड, तो मोल्स ऑफ Na2CO3, ठीक है, मोल्स ऑफ Cu, Na, मोल्स ऑफ Na, मोल्स ऑफ Cu और मोल्स ऑफ Al, ठीक है। दिस विल बी इक्वलेंट वेट ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मेटल्स डिपॉजिटेड, इक्वलेंट वेट ऑफ Na, इक्वलेंट वेट ऑफ Cu और इक्वलेंट वेट ऑफ Al। बताइए भाई साहब, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली इक्वलेंट वेट्स। इसका भाई साहब क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ Na, 1 मोल, हाफ मोल ऑफ Cu एंड 1/3 मोल ऑफ Al। कैसे भाई साहब ये बताइए फटाफट। रेशियो ऑफ मोल्स कैसे हो जाएगा ऐसे? रेशियो ऑफ मोल समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे 1 मोल ऑफ Na, हाफ मोल ऑफ Cu एंड 1/3 मोल ऑफ Al। रेशियो ऑफ मोल्स मतलब समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे कितना है, कितना मोल्स है? Na का कितना मोल्स है आपका? देखो Na2CO3 है ना, मतलब आप देखोगे इसको क्या होता है, ये Na और ये CO3 है, तो भाई साहब इसका तो 1 है, इसका 2 है, तभी तो जाकर क्या बनाइए 2NaCO3। तो कितने मोल्स ऑफ Na इन्वॉल्व है इसमें? अरे भाई साहब Na2CO3 जो बना हुआ है वो कैसे बना हुआ रहेगा? यहाँ पे भाई साहब Na प्लस CO3 ऐसे बना है ना, NO2CO3। देखो 1 मोल Na का है, CO3 का कितना है? 2 मोल से, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे Na2CO3 में 1 मोल तुम्हारा Na का हो गया, इसमें बताओ मेरे को हाफ मोल ऑफ Cu हो गया, ठीक है। हाफ मोल ऑफ Cu क्या हो जाएगा भाई साहब? Cu है और ये NO3 है, NO3 का 1 है 2, मतलब 1 मोल यहाँ पे कितने के साथ कंबाइन करें? यहाँ पे अगर इसको 1 रखते हैं तो इसका भाई साहब हाफ होगा, ठीक है। हाफ मोल ऑफ Cu या 1/3 मोल ऑफ A3, तो आपका भाई साहब 6:3:2 हो जाएगा। या इसको ऐसे देख लो भाई साहब, हमने देखा क्या? M1 is to M2 is to M3 will be equal to E1 is to E2 is to E3,
ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na कितना होगा, Na का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? अरे Na2CO3 में Na का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन कटायंस का कितना चार्ज है भाई साहब? 2 या एनायंस का चार्ज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई साहब? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है। देखो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2CO3 अपॉन 2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका बताओ भाई साहब कितना हो जाएगा? CuNO32 का, CuNO32 का भाई साहब कितना हो जाएगा? इसका अगर आयंस बनाएंगे हम तो ये क्या बनेगा? Cu2 प्लस 2NO3 माइनस, तो कैटायनिक चार्ज कितने का हो गया भाई साहब? 2 का। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CuNO3 बाई 2। ओके, अभी इसका कितना हो जाएगा भाई साहब इक्विवेलेंट वेट? इसका इक्विवेलेंट वेट बता भाई साहब, AlNO32 है, ये Al3 प्लस होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AlNO3 अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है। अभी तुम इसको भाई साहब अगर मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 6 से, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 6 से कितना जाएगा? ये 3:3:1 आएगा। नहीं, ये 2 हो गया, सॉरी। हाँ बोलो, फर्स्ट वाले में, हाँ बोलो। क्यों? Na प्लस है, गुड। Na2CO3 में आपका चार्ज ऑन कटायन कितना है भाई साहब? Na प्लस है, ठीक है। Na प्लस है मतलब आपका चार्ज ऑन कटायन कितना हो गया? 1। तो ये हो गया भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1, ये हो गया भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। कटायनिक चार्ज ले रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। Na का चार्ज कितना होगा? 1। इसका कटायनिक का चार्ज कितना होगा भाई साहब? यही आपका एन फैक्टर हो जाएगा ना। देखो कटायंस और अनायंस में एन फैक्टर क्या होता है? कटायनिक या अनायनिक चार्ज। तो ये आपका भाई साहब हो गया 2 और इसका हो गया भाई साहब 3। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 6 से, तो यहाँ पे आ गया 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया ये, और ये हो गया भाई साहब 2 3 = 6 और 3 2 = 6। दिस विल बी द, ठीक है। ओके, हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल टू दिस? चलिए फटाफट। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड? ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2 to O2 कितने कूलम्स की जरूरत है? अरे बैलेंस करो ना भाई साहब, बैलेंस करो। H2O2 है, ठीक है। इसका तुम्हें क्या करना है? 1 मोल ऑफ H2O2 to O2। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू कावर है, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्साइड टू ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? जल्दी। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे इसको O2 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब क्या आ जाएगा बोलो? हाउ मेनी मोल्स आर रिक्वायर्ड? और क्या आएगा? H2O 2H2O प्लस कितना हो गया भाई साहब? 4 है ना, तो 2 और 2 4। ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। ओके, इसमें भाई साहब क्या हो रहा होगा? देखो यहाँ पे H2O2 है, ये बना रहा है H2O और ये O2। कितने मोल्स लगेंगे इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करनी पड़ेगी भाई साहब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कीजिए भाई साहब, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग कीजिए फटाफट, आज ही करना है। ये आपका मेन रिएक्शन है, ये कैथोडिक और एनोडिक रिएक्शंस में डिवाइड होगा। तो देखो यहाँ पे आपका H2O2 है, H2O2 क्या बनाएगा भाई साहब? O2। देखो H2O2 है, ठीक है। ये आपका क्या बना रहा है भाई साहब? O2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, प्लस 2H2O लिख सकते हैं हम। इस 2H2O को अगर हम आयंस में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आयंस में डिवाइड करेंगे तो 2H2O कर रहा है सवाल कर रहा है भाई साहब, ठीक है। H2O2, ठीक है। मितेश बोल रहा था सर वो क्या पत्ता बना रहा है वो O2 प्लस मितेश
दिस इज बैड यार, ऐसा मत बोल यार किसी के बारे में, ठीक है। O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया भाई साहब ये, ठीक है। देखो यहाँ पे H2O को हमने इस तरह से लिखा हुआ है 2H प्लस, देखो H2O क्या होगा, H2O विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2H प्लस प्लस O2 माइनस होगा ये, ठीक है, O2 माइनस होगा, तो ये आपका O2 बन रहा है यहाँ से, H2O इज इक्वल टू O2 प्लस 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आपका N फैक्टर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। एक N का भाई साहब एक मोल का कितना फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब कितना हो गया 96500, तो यहाँ पे भाई साहब कितने बन रहे हैं 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना हो जाएगा 2 इंटू 96500। इसके बैलेंसिंग में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस m kg of a substance X, the electrochemical equivalent of X is 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये 1 कूलम है क्या, आई कूलम क्या भाई साहब, 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस m kg ऑफ अ सब्सटेंस X, द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो मास भाई साहब कितना हो गया आपका, आप इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, m kg है तो इसको आपने कन्वर्ट कर लिया किस में भाई साहब, ग्राम्स में, ठीक है। तो ये मास हो गया आपका। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, मास अपॉन कूलम, तो मास आपका कितना है m इंटू 10⁻³ और आपका 1 कूलम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब m इंटू 10⁻³ अपॉन 1 दैट इज ग्राम्स, ठीक है। तो ये हो गया m इंटू 10⁻³ ग्राम्स पर कूलम, ठीक है। सो दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मतलब मास अपॉन कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ n-3, चलिए फटाफट ये स्वामी विवेकानंद कहाँ बैठे हैं आप भाई साहब, हरकत में आइए थोड़ा। स्वामी विवेकानंद को देखा है ना, हर क्वेश्चन में ऐसे ही रहते हैं वो, कितने सालों पहले भाई साहब सेल्फी पोस्ट डिस्कवर कर लिया था उन्होंने। चलिए भाई साहब जल्दी फटाफट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ n-3, 1 मोल है, 1 मोल, अरे 3 नेगेटिव चार्ज हैं n के मत्थे भाई साहब, कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 3 नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3, ठीक है। अभी 1 मोल का बताओ, ये तो भाई साहब 3 नेगेटिव चार्ज का हो गया, 1 मोल मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ भाई साहब, ये अपना 6.023 इंटू 10⁻23, ये करना है तुमको भाई साहब। इस पूरे का वैल्यू कितना है, इस पूरे का वैल्यू होता है 96500, है ना, तो 96500 इंटू 3 कर लो भाई साहब, 5 3 15, 6 3 18, 119, 9 3 27, 28, ये हो गया 20, ठीक है। तो कितना हो गया भाई साहब ये 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हैं इसको 2.89 इंटू 10⁻5 कूलम, लिख सकते हैं भाई साहब इसको, क्लियर है, 2.89 into 10⁻5 coulomb. A copper voltmeter, a silver voltmeter and a water voltmeter are connected in series and current is passed for some time. The ratio of the number of moles of copper, silver and hydrogen formed at the cathode. चलिए फटाफट भाई साहब, यहाँ पे मास डिपोजिशन का किसके प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के, ठीक है। मास डिपॉजिटेड दैट इज m1 m2 और m3, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू E1 to E2 is to E3। सो मोलर रेशियो भाई साहब, हाफ मोल ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ सिल्वर एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो 1/2 is to 1 is to 1
ये गड़बड़ है लगता है। चलिए ये इजी है, चलिए फटाफट फटाफट फटाफट। X इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो, है ना। X इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन एंड N इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सोल्यूशन। देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दो लेवल्स पे होती है, इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट आपका, एक होता है मोलर कंडक्टिविटी और एक होता है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए फटाक से। अरे कापा अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है, कापा इंटू 1000 होगा अगर भाई साहब आपका सेंटीमीटर, कापा इंटू 1000 होगा अगर सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। तो आपका देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय कापा इंटू दिस। अभी कापा क्या होता है, यहां पे आपको कापा पे नहीं दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, रो, ठीक है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो आप यहां पे बोल सकते हैं भाई साहब आपका कापा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1/ρ इंटू एन। 1000 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 1000 लिखेंगे तो भी चलेगा भाई साहब, 1000/ρ इंटू एन। क्लियर है, और भी क्लियर, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए भाई साहब आंसर देख ले, 1000, अच्छा यहाँ पे 1000 इंटू रो, आपने इसको x लिया हुआ है ना, तो ये वाला हो जाएगा ना 1000 nx, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज, ठीक है, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिडिक एसिड इज s, द एपरेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। चलो भाई साहब फटाफट फटाफट फटाफट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होगा? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिडिक एसिड इज S, ठीक है। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब क्या होती है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस होता है G, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी बोलो? 1 कापा की वैल्यू ना भाई साहब, तो ये क्या कापा क्या होता है? 1 रेजिस्टिविटी होती है। तो कापा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, कितना है भाई साहब? S दिया हुआ है। कापा की वैल्यू हमने S ले ली है यहाँ पे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हो गई है, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इज S, मतलब भाई साहब अगर आप देखोगे यहाँ पे कंडक्टिविटी, तो आपका यहाँ पे दी एपरेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भाई साहब कितना हो जाएगा? देखो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में भाई साहब ये क्या है? दिस इज इक्वल टू कापा मोलर कंडक्टिविटी, देन द एपरेंट मोलर कंडक्टिविटी इज दिस, देन मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution is this, okay. If the specific conductivity of 0.1 acetic acid is S, then apparent degree of ionization, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है भाई साहब। फॉर्मूला भूल गया भाई साहब, ओके। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू 1000/m, K इंटू 10⁴, तो ये हो गया भाई साहब S इंटू 10⁴। ओके, यस, ये वाला फॉर्मूला हम भूल गए भाई साहब। ओके, आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो ये होता है भाई साहब आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। ओके, तो अभी इसको देखो, यहाँ पे आपका मोलर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, दिस विल बी इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो यहाँ पे कापा की वैल्यू क्या है? देखो दिया हुआ यहाँ पे क्या है, कापा की वैल्यू है S, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन एक कॉन्सेंट्रेशन पे, कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है कितना? 0.1,
so that will be s into 1000 upon 1 upon 10, so that will be how much, s into 10,000, that is s into 10 raised to 4. ठीक है, क्लियर है? ये आ गया क्या भाई साहब, मोलर कंडक्टिविटी एट अ सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज s into 10 raised to 4. यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज गिवन एज हाउ मच, इसको हम मोलर कंडक्टिविटी ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, दिस इज गिवन द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. अच्छा ठीक है, ये इसका वैल्यू है कितना, इस तरह से हम इसको लिख रहे हैं भाई साहब. ठीक है, इफ द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज दिस, द एपरेंट डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है भाई साहब, मोलर कंडक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर कंडक्टेंस at a particular concentration upon molar conductivity at infinite dilution. So this will be how much, s into 10 raised to 4 upon this. ठीक है, s into 10 raised to 4 upon this, s into 10,000 upon molar conductivity at infinite dilution. ठीक है. The reason for increase in electrical conduction of a weak electrolyte with increase in temperature, भाई साहब अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, ज्यादा मूवमेंट ऑफ आयंस होगा. ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ आयंस, इंक्रीज इन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑल थ्री जैसा आप बोले. अकॉर्डिंग टू कोलरॉशस लॉ, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B इज, चलिए भाई साहब इसको अगर नहीं कर पा रहे तो धिक्कार है आप पे, नानत है आप पे भाई साहब. चलो जल्दी फटाफट. हाँ, अकॉर्डिंग टू कोलरॉशस लॉ, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट A2B इज, हाँ कैसे फोर्थ वाला, देखो AXBY होता है, AXBY, इसका भाई साहब क्या, AXBY का क्या होता है भाई साहब, इसका अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका XAY माइनस प्लस YBX माइनस. ठीक है, क्लियर है? तो आपका according to this limiting value of molar conductivity, limiting value of molar conductivity will be equal to x, ठीक है, molar conductivity of A, ठीक है, हाँ y प्लस होगा ना, ये y प्लस और ये x माइनस. ठीक है, तो ये होगा y प्लस प्लस y लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बी एक्स माइनस. ठीक है, तो कर लेते हैं भाई साहब, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी इसका कितना हो जाएगा, देखो A2B है, A2B का कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2AX, ये हो गया भाई साहब B माइनस, है ना, AX 2A प्लस प्लस B2 माइनस, ये होगा भाई साहब, है ना, 2A प्लस प्लस B2 माइनस, है कि नहीं, BX माइनस है ना, ये x है कि नहीं. अरे भाई साहब इसको कंपेयर करो, AXBY का क्या होगा, XAY प्लस प्लस YBX माइनस, तो A2B का कितना हो जाएगा, ये x है ना, तो ये 2A प्लस प्लस क्यों, क्योंकि भाई साहब B का होगा 1 है ना, यहाँ पे B का कितना है भाई साहब 1 है, तो 2A प्लस प्लस B2 माइनस, और तुम देखोगे तो यहाँ पे भाई साहब बैलेंस भी हो रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ओके, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, x यहाँ पे कितना है भाई साहब 2 लैम्डा A प्लस, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पे एट अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, प्लस 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 भाई साहब आपका लैम्डा B माइनस द पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये वाला हो जाएगा आपका पैसा. ठीक है, क्लियर है भाई साहब. ओके. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2 H2SO4 एंड HCl aqueous solutions आर, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट, तो यहाँ पे भाई साहब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया हुआ है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ऑफ BaCl2 H2SO4 and HCl solutions are X1, X2 and X3. ठीक है, X1, X2 and X3. इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, चलिए फटाफट. अरे भाई साहब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नहीं मतलब करना है, ठीक है, आपको बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करके फाइंड आउट करना है. चलिए फटाफट.
आपको BaSO4 निकालना है भाई साहब। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे क्या है, BaCl2 को हम डिसइंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, Ba2 प्लस 2Cl माइनस, है ना भाई साहब, ठीक है, ओके। फिर तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, मोलर कंडक्टिव इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कहाँ गया भाई साहब, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for BaCl2 will be equal to equivalent conductance of Ba2 plus at infinite dilution equivalent conductance of Cl2Cl minus, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ओके। अभी आते हैं भाई साहब हम किस में, H2SO4 में। H2SO4 में आएंगे भाई साहब तो क्या हो जाएगा, 2H प्लस SO4 2 माइनस, 2H प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, equivalent conductivity at infinite dilution for H2SO4, this will be equivalent conductivity at infinite dilution plus 2H plus equivalent conductivity at infinite dilution for SO4 2 minus, okay। फिर आता है भाई साहब आपका क्या, HCl, so this will be H plus Cl minus, ठीक है, equivalent conductivity of H plus तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, this can be written as equivalent conductivity of HCl, equivalent conductivity of H plus equivalent conductivity of Cl minus, ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। अभी हमको किसको उड़ाना है भाई साहब, Cl को उड़ाना है, H प्लस को भी उड़ाना है और इस Cl माइनस को भी उड़ाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, मतलब इस पूरे को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई साहब, है कि नहीं, क्लियर, बहुत बढ़िया हम ना भाई साहब, ठीक है, ओके। तो ये हो गया 2HCl। अभी आप क्या करेंगे भाई साहब, अरे बोलो ना क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको करेंगे माइनस, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे और इसको करेंगे माइनस, तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो गए, तो ये 2H प्लस है और 2Cl माइनस है, टुडुंग माइनस हम, ठीक है। तो इसका मतलब आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 सॉल्यूशन, ये भाई साहब क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaSO4 सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू this plus this, that is equivalent conductivity of BaCl2 plus equivalent conductivity of H2SO4 minus twice of equivalent conductivity of HCl, ठीक है। BaCl2 का भाई साहब लगा लो कितना हो गया, x1 दिया हुआ है आपको, है ना, ये आपको दिया हुआ है x1, H2SO4 का भाई साहब कितना दिया हुआ है आपको, x2 माइनस 2x3, क्लियर, x1 प्लस x2 माइनस 2x3, क्लियर भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, रहे नहीं, अच्छा है, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर, ओके। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नियरली, चलो रे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भाई साहब क्या होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू वन नॉर्मल सॉल्यूशन, मतलब कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, ठीक है, क्लियर है, नॉर्मेलिटी तुम बोल रहे हो ना भाई साहब 1 है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, 10 to the power of 3 टाइम्स ऑफ कापा मतलब आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, ओके। तो 10 to the power of 3 times the specific conductance, this, no, yes, okay, okay, so this will be 10 to the power of 3 times. The reason for increase in electrical conductivity of electrolyte with increase in temperature is, ये तो repeat हो गया भाई साहब, okay, increase in the number of ions, increase in the speed of ions, increase in the degree of dissociation of the electrolyte, all three, क्या, all three. The decrease in electrical conductivity of metals with increase in temperature is due to increase in, क्या हो जाएगा, metals में क्या हो जाएगा भाई साहब, collisions आपके बढ़ जाएंगे, आप भाई साहब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, the velocity of electrons, the resistance of the metal, ठीक है, the number of electrons or the number of metal atoms,
सो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस कैसे टेम्परेचर में बढ़ता है, अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स अप्लाई करेंगे, R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल आपके टेम्परेचर से बढ़ जाएगा, ठीक है। समझम Debye Huckel on Sager equation is represented by where A is बोला, अरे बोला, अरे बाप रे बाप, ये क्या है? नहीं हमको नहीं आता भाई साहब। ये A आपका स्लोप है, ये मालूम है हमको कि मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को अगर हमने इसमें प्लॉट किया है और अंडर रूट सी को इसमें प्लॉट किया है तो इसका जो स्लोप आएगा उसको हम A बोलते हैं। ये बाप रे क्या है भाई, नहीं जानते। चलो आगे। Which of the following plots represent the correct variation of equivalent conductance with dilution for a strong electrolyte? चलिए भाई साहब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, किसका हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब पूरा पूरा डाइल्यूशन में जहाँ पे आपका ओके कौन सा हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, इसको देखना पड़ेगा भाई साहब। ए यार गैल्वेनिक सेल, इन अ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फ्लो में फॉर्म में okay, so in an experiment setup for the measurement of EMF of a half cell using reference electrode मतलब एंड सॉल्ट ब्रिज। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब क्या होता है? SHE, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड अ सॉल्ट ब्रिज। व्हेन द सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड द वोल्टेज, सॉल्ट ब्रिज को अगर आपने रिमूव कर दिया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? अरे सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है? यहाँ पे भाई साहब एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस है, इधर भी एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस है, तो इसको डिसॉल्व करता है और वोल्टेज को मेंटेन रखता है। अगर सॉल्ट ब्रिज को आपने हटा दिया तो आयंस बढ़ जाएंगे, मतलब वोल्टेज आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। द वोल्टेज विल रिड्यूस, increases to maximum, decreases to half the value, does not change, drops to zero। क्या हो जाएगा भाई साहब? drops to zero हो जाएगा। अरे भाई देखो यहाँ पे accumulation of charges हो रहा है ना। salt bridge क्या करता है? ये आपका दो वेसल्स है, इधर से तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे accumulation of charges होता रहेगा। salt bridge से चार्जेस रेगुलरली फ्लो हो रहे हैं और इन आयंस को डिसॉल्व कर रहे हैं ताकि पोटेंशियल बरकरार रहे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे ही आप इस सॉल्ट ब्रिज को हटा देंगे, यहाँ पे पटाख से एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस हो जाएगा और वैसा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस व्हिच प्रिवेंट्स आउटगोइंग इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड एंड प्रिवेंट्स इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड, मतलब पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपका स्टॉप हो जाएगा। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 फॉर कॉपर पर्टेन्स टू द रिएक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल है भाई साहब आईपूमा, कौन सी रिएक्शन पे? जल्दी जल्दी आ यार, रिडक्शन पोटेंशियल किसको पर्टेन कर रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ होता है? अरे भाई साहब रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे आपका 0.34 वोल्ट जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर का, मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है Cu2 प्लस का भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन से Cu बन रहा है, ठीक है। ओके डैनियल चल है बाबा रे बाबा। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, हाँ चलिए इसको देख लेते थे, चलो आंसर तो मालूम चल गया। व्हेन अ कॉपर इलेक्ट्रोड इज इन कॉम्बिनेशन विथ NHE, Cu इलेक्ट्रोड इज द एनोड। क्या ये सही होगा भाई साहब? NHE के साथ कॉम्बिनेशन मतलब जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हमको मालूम है कि भाई साहब कॉपर और हाइड्रोजन को अगर आप सामने रखेंगे तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा? ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा भाई साहब ज्यादा?
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। ठीक है भाई साहब, हम मालूम है ना, देखो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने, हाइड्रोजन के नीचे है कॉपर, ठीक है, और हाइड्रोजन के ऊपर मेटल्स हैं, तो मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भाई साहब ज्यादा होगा, ठीक है, कॉपर से। तो कॉपर का क्या होगा भाई साहब, रिडक्शन होगा। कॉपर का अगर रिडक्शन हो जाएगा तो कॉपर विल बिहेव एज अ कैथोड, तो ये गलत है भाई साहब, कॉपर इज बिहेविंग हियर एज एन एनोड। When a zinc electrode is in combination with normal hydrogen electrode, zinc electrode is the anode, zinc हम जानते हैं is above hydrogen, या zinc का oxidation potential, zinc का oxidation potential is more than भाई साहब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा है तो जिंक क्या हो जाएगा, जिंक विल बिहेव एज द एनोड, व्हिच इज करेक्ट। व्हेन सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर तो भाई साहब बहुत ही नीचे है, सिल्वर भाई साहब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से कम होगा, तो हाइड्रोजन विल बिहेव एज द एनोड एंड सिल्वर विल बिहेव एज द कैथोड, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हेन अ क्लोरीन इलेक्ट्रोड इज इन कॉम्बिनेशन विथ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड इज द एनोड। क्लोरीन भाई साहब उसका तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहीं ज्यादा कम होगा, ठीक है, मेटल्स का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता है, ये तो भाई साहब नेगेटिव आयन है, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपके हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। द रॉन्ग स्टेटमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मेटल्स लाइंग एट द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव लो SRP वैल्यूज, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हैव लो SRP वैल्यूज, क्या ये करेक्ट होगा? रॉन्ग स्टेटमेंट, ये क्या करेक्ट है? जो ऊपर की तरफ होंगे मेटल्स लाइंग एट द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैव लो SRP वैल्यूज, SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो लो SRP वैल्यूज मतलब हाई ऑक्सीडेशन वैल्यूज, ये लो SRP वैल्यूज मतलब आपका हाई स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज, है ना भाई साहब, ठीक है। मेटल्स हैविंग एट द टॉप एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह एक्ट करेंगे या स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स के, इनका क्या होगा, मेटल्स का क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो अगर खुद का रिडक्शन होता है तो दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जिसका रिडक्शन होता है मेटल्स का क्या होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन होगा ना भाई साहब, मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा ना, दे विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल्स का होगा भाई साहब ऑक्सीडेशन, अगर मेटल्स का ऑक्सीडेशन होगा तो दे विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, इज इट करेक्ट, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब, मेटल्स लाइंग एट द बॉटम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो बॉटम में लाई करते हैं भाई साहब इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है, मतलब ज्यादा टेंडेंसी होगी इनकी रिडक्शन की, ठीक है, सो दे विल बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। और मेटल्स लाइंग अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन व्हेन ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड्स, क्या ये सही है, कैन डिस्प्लेस विद डाइल्यूट, भाई साहब कर लो, जिंक है, जिंक प्लस 2HCl है, तो ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो आपका भाई क्यों ओके, मेटल्स लाइंग एट द बॉटम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स हैविंग एट द टॉप एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, देखो यहां पे इनका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा, तो दे विल डेफिनेटली बी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। मेटल्स लाइंग एट द बॉटम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो बॉटम में लाई कर रहे हैं उनका भाई साहब ऑक्सीडेशन कम होगा, तो दे विल बी बेसिकली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, हाँ, मेटल्स लाइंग एट द बॉटम एक्ट एज स्ट्रॉन्ग, क्या ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ठीक 3 क्लियर है, क्या हुआ रे, नर्स इक्वेशन आई देखा नर्स इक्वेशन हुजूर आला, गुड,
अरे यार ये ड्राई सेल मेरे को याद ही नहीं। रिएक्शन दैट टेक प्लेस एट ग्रेफाइट, कौन है भाई साहब? ड्राई सेल किससे बनता है? होगा भाई साहब, हाँ बताइए, यहाँ पे फ्यूल सेल कौन सा होगा? इनमें से फ्यूल सेल कौन सा होगा? फ्यूल सेल किससे बना होता है? A device which converts heat of combustion directly into electrical energy is known as fuel cell. So ये आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है. The factors that promote electrochemical corrosion, the nature of impurity metal with which the metal under consideration is associated, the concentration of O2 in contact with the surface of the metal, highly conducting solutions, or all. ठीक है, आज के लिए इतना ही.